नमस्कार, मैं सत्यकाम और मेरे भाई अखिलेश। नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं श्री रंगराजन के कथन के अनुसार कि जो भारत है पांचवी अर्थव्यवस्था है, बड़े सम्मान की बात है, गौरव की बात है हमारे आप सबके लिए। लेकिन जो विकसित देश का सपना है, विकसित भारत का सपना है, उसको पूरा करने के लिए 8 से 9% वार्षिक वृद्धि दर होनी चाहिए। महंगाई सर 6% से ऊपर चल रही है, तो उसको घटाएंगे। अच्छा, आपको अगर अपना गोल अचीव करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा भाई। एक बात उन्होंने और जोड़ी है कि अगर आप विकसित देश आप खुद को बनाना चाहते हैं तो जिस गति से आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है, कम से कम 2 दशक यानी 20 साल लग जाएंगे आपको। और एक विकसित देश के जो विकसित देश के नागरिकों की जो प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक प्रति व्यक्ति आय होती है 13,205 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से उनकी होनी चाहिए। अब देखिए हमारी भी 3472 के आसपास हिंदुस्तान की है, तो वास्तव में इस आंकड़े से बहुत पीछे हम हैं। लेकिन सत्यकाम भाई, पांचवी अर्थव्यवस्था होना भी गौरव की बात है, लेकिन एक मेरे पास 2 बातें हैं अपना ओपिनियन कहने के लिए कि हम पीछे क्यों रह जाते हैं। एक बात, एक तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है उसका स्तर बड़ा निम्न है। यहाँ पार्टियाँ केवल विरोध की राजनीति करती हैं और अपने लिए राजनीति करती हैं। अगर ये इन लोगों की बात कर लीजिए कि हमारे पास इतने मुद्दे हैं, हम आप पॉलिटिकल वीडियोज़ ही बनाते हैं, तो आपके पास इतने टॉपिक होते हैं बात करने के लिए, इनकी बेवकूफ़ियाँ, इनके काम, इनके जो भी रहते हैं, तो ये मुझे लगता है हमारे पास ये नहीं होना चाहिए। अगर साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स होगी तो ये मुद्दे ना हमारे पास आपके हो ना हम आप बात कर पाएंगे, एज ए सिटीज़न बात ना कर पाएंगे। बात करना भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम व्यस्त हों तो बात ही क्यों करें। और दूसरा ये है कि नागरिकों का जो देश के नागरिक हैं उनका जागरूक होना भी आवश्यक है। और गवर्नमेंट की राजनीति अगर स्वस्थ होगी तो रोज़गार सृजन होगा, रोज़गार मिलेगा, व्यवसाय रहेगा लोगों के पास, तो उनकी प्रति व्यक्ति आय अपने आप बढ़ेगी। तो जो हम गोल हमारा है उसको अचीव कर पाएंगे। ये तो सर आप बात की है जो है से क्या नाम बोले, रंगराजन जी की। अब हम बात करेंगे दूसरे मौद्रिक समिति है भारत में, आरबीआई की, आर वर्मा की। उन्होंने 4 पहिया बताया, अर्थव्यवस्था के 4 पहिए। उनकी चर्चा करते हुए हम पूछेंगे आपसे, निजी निवेश और सरकारी खर्च और इंजन का निर्यात, और एक पहिया कोई और बताया। 4 पहिए उन्होंने बताया, 2 सही चल रहे हैं, 2 खराब, और उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में संकुचन है। उनका जो ओवरऑल कहने का उद्देश्य था, तो मुझे थोड़ा इसमें आप क्लियर करेंगे कि कह कौन सही रहा। एक ही दिन की बात है, रंगराजन जी का अलग स्टेटमेंट है, और जो मौद्रिक नीति के सदस्य हैं वर्तमान में आर वर्मा जी, उनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था संकुचन के दौर में गुजर रही है। तो इसमें सही कौन है? सत्यकाम भाई, सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानकर सबका अपना आकलन है। सही गलत का फैसला हम आप नहीं कर सकते। जो उन्होंने बताया, देखिए रही बात निवेश की, भारत हम पीछे चाइना से क्यों हैं। देखिए चाइना का एक्सपोर्ट ज़्यादा है ना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। जो कितना आप निर्यात करते हो और कितना आप अर्जन करते हो, धनार्जन कितना करते हो। आयात अब बहुत सिंपल सी बात है, हर कोई जानता होगा कि जब आप खरीदते हैं, आयात करते हैं तो आप अपनी पूंजी व्यय करते हैं। और हिंदुस्तान जैसे देश में क्या होता है, गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ता है। सब्सिडी आप दे रहे हो। अभी देखिए कॉमन सी बात कर लीजिए, आज तक पोलियो की वैक्सीन फ्री लगाई जा रही है, कि बड़ी कास्टली होगी, गवर्नमेंट पे उसका भार पड़ता है। तो ये जो विषमता है ना समाज में, अपर लोअर और मिडिल क्लास की और लोअर मिडिल क्लास, या तो सबको संजोए रखने के लिए गवर्नमेंट को ये सारे स्टेप उठाने पड़ते हैं। अभी कोविड की वैक्सीन भी आई, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। इतना सारा पैसा रिसर्च में लगा होगा, जो भी इतनी महंगी वैक्सीन होगी जो। तो
एक खर्चे हो गए इंटरनल गवर्नमेंट के, लेकिन भारत में अभी तक भारत उस काबिल नहीं हुआ था कि वो निर्यात कुछ कर सके। पिछले 10-15 सालों में सुधार आया है कि हम हथियारों में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उसका निर्यात कर रहे हैं। अच्छा, हम जितना हम खाद्यान्न में हम संबंध थे, खाद्यान्न का ही निर्यात करते थे, तो जितना खाद्यान्न निर्यात करते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा हम पेट्रोलियम आयात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का बैलेंस होना संभव ही नहीं है कि आपकी कमाई ज़्यादा, अब सिंपल सी बात है, आपकी कमाई ज़्यादा, खर्चे आपके हैं, तो आपकी व्यवस्था कहाँ से अच्छी हो पाएगी, सवाल ही नहीं उठता। मुझे सर थोड़ा एक बात समझना है। जब हम आप साथ में पढ़ते थे, ये 2003 का दौर है, जब हम लोगों को बताया जाता था कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत के 70% जनसंख्या खेती बाड़ी करती है, वो मेरे ख्याल से 54% के आसपास ऐसा कुछ डाटा है। अगर उसको 54 से घटा करके अगर 34 पर लाया जाए तो मुझे लगता है देश को विकास देने में आसानी होगी। क्योंकि जब एक बेरोजगारी होता है, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, तो जो गांव में या चौराहे पर ये समोसे की दुकान होती है, टिकिया की दुकान होती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वहाँ आपको दिखाई देगी। मैं इसलिए आपको रोकते हुए पूरा क्लियर करना चाहूँगा कि वहाँ पर जो चाय बनाने वाला है वो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, 4-5 लोग मिल करके दिन भर जो काम करते हैं उससे बड़े मुश्किल से 1000-1500 का अर्जन करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो काम करने का तरीका है भारतीय संस्कृति में है कि कई लोग सहयोग करते हैं, एक ही काम को करते हैं, तो इससे बहुत विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप सही बता रहे तो काम भाई वो तो जीवन यापन है ना, आप इकोनॉमी में योगदान कहाँ दे पा रहे हो? जी। इकोनॉमी योगदान आप कहीं डायरेक्ट तो आप इंडायरेक्ट दे रहे होंगे, हो सकता है आपने जो खरीदा उसका आपने टैक्स वैक्स दे दिया, तो वो तो नॉर्मल से। डायरेक्ट कोई आपका योगदान इनको इकोनॉमी में बढ़ाने में नहीं है, वो तो आप केवल जीवन यापन में ही परेशान हो। अच्छा, हमारी तो यार 50% जनता तो हिंदुस्तान की यही जीवन यापन में परेशान है। आपने कहा कि 64% कृषि प्रधान देश हम लोग पढ़ के आए हैं था। देखिए 74%, 54%, जो भी 54 आ जाए, 74 से 54 आ जाए, ऐसा नहीं, 74 से 54 आ सकता है। लेकिन दो बातें हैं, वास्तव में व्यवसायीकरण हो गया, उनको रोजगार मिल गया, उन्होंने खेती छोड़ी, उनके पास खेत है, तो समझ में आता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि शहरीकरण के इस दौर में खेत सबके पास बचे नहीं, किसान रह ही नहीं गए, तो ना खेती है ना रोजगार है। तो समस्या इस बात की है मेरे भाई, हम हरित क्रांति हमारे यहाँ हुई, हम कृषि प्रधान थे, हमारे लिए गौरव की बात थी। चाइना 49 में फ्रीडम पाता हुआ आज़ाद होता है, हम 47 में होते हैं। हमसे आगे इकोनॉमी में क्यों है? उसने केवल औद्योगिकरण करा, वास्तविक क्रांति की ओर वही बढ़ा। उसने केवल औद्योगिकरण किया, औद्योगिकरण करके उसको उसने वो पकड़ी, कम्युनिस्टों ने वो पकड़ लिया। 49 में कम्युनिस्टों की सरकार है, उन्होंने पकड़ा कि हम पूरे विश्व में सर्वाइव कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम वो करेंगे, जो हम वो देंगे, बेचेंगे दुनिया को, जो कोई नहीं करेगा, जो कोई नहीं बेचेगा। और हम क्या कर रहे थे? हम कृषि में आत्मनिर्भर बन रहे थे। हमने टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया, हमने एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया, तो उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। 20 साल पीछे हैं। अगर 20 साल पीछे मतलब किससे 20 साल पीछे है? विकसित होने से 20 साल पीछे है, 20 साल पीछे है। अच्छा, गारंटी इसकी ये नहीं है कि आप 74% से आप अगर कृषि जो उत्पादक, जो कृषि जो हमारे परसेंटेज था किसी खेती करने वालों को 74 था, अगर 54 आया, तो वास्तविक आंकड़ा सत्यकाम भाई, ये वही मैंने दोहराता हूँ अपनी बात को कि खेत है तो नहीं कर रहे हैं, या खेती नहीं है तो उन्होंने छोड़ा है, या उन्होंने रोजगार पकड़ लिया है। इसका आकलन करना बड़ा जरूरी है मेरे भाई। और मुझे लगता है कि लोक कल्याणकारी राज्य है, भारत की प्रस्तावना में लिखा गया संविधान की, और भारत ने बड़े स्वर्णिम युग को जिया है, बड़े संघर्षों के साथ। एक समय था कि हमारे पास खाने का नहीं था, हरित क्रांति आई, चलिए खाने को हो गया। लेकिन मुझे लगता है हरित क्रांति से कि हम स्वर्णिम अध्याय को लिख चुके हैं। मुझे लगता है कि औद्योगिक क्रांति की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ही ऐसा माध्यम होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे देश बहुत पीछे हैं सर, और हम एक्सपोर्ट वहाँ करने की संभावना हमको तलाश नहीं होगी। और आपकी जो फाइट है वो चीन से है, फ्रांस भी औद्योगिक क्रांति में है, जापान भी है, सारे देश उसी से फाइट करें और आपको भी उसी से फाइट करनी है। तो उसके लिए भारत सरकार का जो निवेश है, निवेश का माहौल है, भारत में आता तो है सर, लेकिन वो टिकता नहीं ना माहौल। सत्यकाम भाई, टिकने का देखिए मैं बताऊँ आपको,
हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं। जो हरित क्रांति हमारे यहाँ हुई वो तकनीक के आधार पर नहीं हुई थी। हमारी जनता, जो हमारे भारतीय जो मेहनती किसान थे, उनके पौरुष से हुई थी। कोई तकनीक आप, क्या चाइना खेती नहीं कर रहा है, क्या जापान या और विकसित देश खेती नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, वो तकनीक के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है। कहने का मतलब ये है। उनके यहाँ क्या है, आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है। जी। लगाते कम पाते ज़्यादा, हम लगाते ज़्यादा पाते कम है। तो हम जो पाते हैं केवल हमारे खाने की व्यवस्था भर का हो जाता है। अगर आप एक दो राज्य निकाल लीजिए, पंजाब को छोड़ दीजिएगा आप, या जो और हरियाणा या पंजाब ऐसे जो कृषि प्रधान राज्य छोड़ दीजिए, तो हमें लगता है कि पूरा नहीं कर पाएंगे, पूरे देश के लिए अनाज नहीं पूरा कर पाएंगे आप। तो ये विषमता है देश की। तकनीक का अगर विकास आप करेंगे तो हर तरीके से वो हरित क्रांति की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, हर तरीके से आपका विकास होता है। जिस तरह से आपके बगल में हो रहा, आपने हमें देखा है, वो हर चीज़ में हमसे आगे हैं। तो कंक्लूजन सत्यकाम भाई ये है कि चीज़ें होती रहेंगी। इनके लिए चाहिए इच्छा शक्ति, ईमानदारी और मेहनत करने की क्षमता जिसके व्यक्ति के अंदर होगी, जो देश चलाएगा, तब ये सब संभव है। हमारे भारत का दुर्भाग्य है, यहाँ ज़्यादा भ्रष्टाचार है, यहाँ काम कम करना और फ़ायदा ज़्यादा लेने वाली नीयत है। तो हमको एक देशवासी के रूप में, एक देश के रूप में, हमको इन जो मानसिकता इनसे ऊपर बाहर निकलना पड़ेगा। और देश के विकास करने के लिए हम जिस लेवल पे जहाँ भी हैं, हमें अपना पूरा योगदान देना होगा। हर व्यक्ति को, चाहे वो राजनेता हो, चाहे किसान हो, ईमानदारी से उसको योगदान देना पड़ेगा देश के विकास में। तो हो सकता है मैं 20 साल की जो अवधि कही उन्होंने, हम उसको 10 साल पे लाए हैं, 5 साल पे ला सकते हैं।